एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करूंगा एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्सेप्ट को लेते हुए। लेकिन इसकी जो चर्चा हम करेंगे वो अभी वर्तमान के एक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि पुराने एक्ट के हिसाब से, जिसको कि हम लोग नाम से जानते हैं सीआरपीसी, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि उसके अंदर जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है वो आपका धारा 438 में बताया गया है, यानी कि सेक्शन 438। अब सवाल यहां पर यह है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, इससे संबंधित पावर कौन कौन सी कोर्ट के पास है, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, उन सभी का जिक्र मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन उसके अलावा एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, जो एक रिसेंट केस लॉ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा हमारे संज्ञान में आया। अगर हम उस केस की बात करें तो केस का जो नाम था वो था आपका अमित अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखा जाए तो आम केसेस की तरह ये भी एक आम केस है, लेकिन इस केस के अंदर पहली बार उस शब्द के ऊपर फोकस किया गया जो शब्द आपको सेक्शन 438 के डेफिनेशन या उसकी हेडिंग में देखने को मिलता है। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं सेक्शन 438 की, तो जो सेक्शन 438 का क्लॉज 1 है वहां पे अगर आप गौर करेंगे तो दो कोर्ट का जिक्र किया गया है। एक है आपके पास कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है आपके पास हाई कोर्ट, और दोनों ही कोर्ट के बीच में एक शब्द इंसर्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड आपका और, यानी कि अथवा। जब ये शब्द और हमारे सामने निकल कर आता है तो वी गॉट सम टाइम कंफ्यूज्ड। हमारे सामने दुविधा ये होती है कि क्या हमें कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच सबसे पहले करना चाहिए या हमें हाई कोर्ट को सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम पे एक साथ हम दोनों कोर्ट को अप्रोच बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन को देखें और अगर हम 99% वाले सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करें तो हमें यह पता चलता है कि सबसे पहले व्यक्ति को कोर्ट ऑफ सेशन में अप्रोच करना चाहिए। अगर किसी कारण कोर्ट ऑफ सेशन उसकी उस जमानत याचिका को निरस्त कर देता है या खारिज कर देता है तो उसके बाद उसको हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस व्यक्ति के पास पर्याप्त कारण है, उस व्यक्ति के पास सफिशिएंट रीजन है, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता। तो ये जो आपका अमित अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ये इसी शब्द को इंटरप्रेट करता है। अगर हम इस केस के थोड़े बहुत फैक्ट्स को देखते हैं तो अमित अग्रवाल को रिप्रेजेंट किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री वीपी श्रीवास्तव सर के द्वारा, और यहां पे स्टेट ऑफ यूपी अलॉन्ग विथ इंफॉर्मेंट को रिप्रेजेंट किया गया था दूसरे सीनियर एडवोकेट श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी सर के द्वारा। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अमित अग्रवाल के ऊपर आईपीसी की धारा 389, 406, 409, 506 और 120 बी के तहत एफआईआर लॉन्च हुई थी। आमतौर पर यह मैटर है आपका कानपुर नगर का, जो कि यूपी का ही एक जिला है। जब अमित अग्रवाल के खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ तो जाहिर सी बात है उनको इस बात का भय हुआ कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता हूं, और अमूमन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो गिरफ्तार हो। अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी से बचने का उसके पास विकल्प क्या है। तो उनके पास विकल्प ये था कि वो चाहते तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच कर सकते थे, वो चाहते तो वो हाई कोर्ट में भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट ऑफ सेशन में अप्रोच नहीं किया। द रीजन इज दैट कि उन्हें इस बात का भय था कि अगर मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को लेते हुए, और अगर मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हुजूर मैं इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर कोऑपरेट करूंगा, मैं इंक्वायरी में प्रॉपर कोऑपरेट करूंगा, मैं ट्रायल में प्रॉपर कोऑपरेट करूंगा, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, तो ऐसा हो सकता था कि किसी भी वक्त उनको कोर्ट प्रीमाइसेस से या कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने कानपुर को छोड़ के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्टली 438 की बेल एप्लीकेशन मूव ऑन की। जाहिर सी बात है जब 438 में वो हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट को भी आपको ये शो करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिसके तहत आप कोर्ट ऑफ सेशन ना जाके सबसे पहले आप हाई कोर्ट आए। जाहिर सी बात है यहां पे सीनियर एडवोकेट श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा उसको अपोज किया गया। वहां पे ऑनरेबल श्री वीपी श्रीवास्तव सर ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने लगभग 2-3 केस का साइटेशन दिया। जहां पे सबसे पहला केस था आपका
अंकित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सन 2020 का, जहां पर उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस किया कि हुजूर ये केस एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के दायरे में फॉल करता है। द रीजन इज दैट कि इस केस के अंदर जो एप्लीकेंट है वो तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस केस के अंदर जो इंफॉर्मेंट हैं या जो अदर पार्टीज हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। और हमें इस बात का भय है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो मशीनरी का मिसयूज कर सकते हैं। हो सकता है कि इसको मौका ही ना मिले और उससे पहले इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे केस का उन्होंने जिक्र किया सुशीला एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर हम उन सारी कंडीशंस का कंप्लायंस करते हैं, अगर हमारा केस उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो हम भी डिजर्व करते हैं विदाउट अप्रोचिंग टू द कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट, हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में आएंगे। और तीसरे केस का जिक्र किया गया सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जहां पर आमतौर पर कोर्ट ने यह माना कि एक व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है भारतीय संविधान का, और यहां पे उन्होंने पर्सनल लिबर्टी को सबसे ज्यादा इंफेसाइज किया। हालांकि कोर्ट में एक शानदार बहस चली, दोनों ही सीनियर एडवोकेट ने अपनी अपनी बात को बहुत ही शानदार तरीके से रखा, लेकिन यहां पर ऑलरेडी कोर्ट अपना माइंड इस बात पे कन्विंस कर ली कि नहीं, पर्सनल लिबर्टी जो है वो एक पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है। और वहां पर उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि जब तक इस मुकदमे के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती है, तब तक अमित अग्रवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि जब कभी भी कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करती है, वो नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस को देखती है, सारे फैक्ट्स को कंसीडर करती है, सारे सर्कमस्टांसेस को भी कंसीडर करती है। जाहिर सी बात है हैवी सिक्योरिटी और श्योरिटी भी उनके ऊपर इंपोज की गई होगी, लेकिन फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को पैरामाउंट कंसिडरेशन पे बिल्कुल रखेंगे। अब ये तो रहा इस केस का पार्ट, और इसी केस को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 438 के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। अब यहां पे अगर हम 438 को देखते हैं तो 438 में बेसिकली यहां पे साफ तौर पे बताया गया है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को यह भय होता है, यह एहसास होता है या यह विश्वास होता है कि दैट पर्सन हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कमिट किया है जो गैर जमानती अपराध है, उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जाएगा। और जब गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस तो उसको जमानत नहीं देगी, लेट द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना भी है या नहीं छोड़ना है। तो जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति को विश्वास होता है कि हाँ भाई मेरे द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया, या ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगाया गया हो जो कहीं ना कहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस के नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, तो उस परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति या तो कोर्ट ऑफ सेशन और या तो हाई कोर्ट, दोनों में से किसी एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वो कोर्ट से ये इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है कि आने वाले समय में अगर इस मुकदमे के अंदर मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जाए तो आप मेरे से श्योरिटी ले लीजिए, सिक्योरिटी ले लीजिए, आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस कहेंगे आप उसका पालन करवा लीजिए, लेकिन मुझे कृपया करके गिरफ्तार मत करिए। जब कोर्ट के सामने ऐसी बेल एप्लीकेशंस आती है तो कोर्ट सबसे पहले देखती है कि नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, यानी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस उसके द्वारा या तो किया गया है या उसे इस बात का संदेह है कि उसका आरोप उसके ऊपर लगा है, उसका नेचर क्या है या उसकी ग्रेविटी कैसी है। अब नेचर और ग्रेविटी कोई बहुत ज्यादा लिटरल टर्म है। ग्रेविटी का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम सजा कितनी है, उसके अंदर जो सजा है वो सिंपल इन नेचर की होगी या वो रिगरस इन नेचर की होगी, क्या वो ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन है, अगेंस्ट द चाइल्ड है, अगेंस्ट द सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री है। उसके बाद आमतौर पर हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का इतिहास क्या है, क्या उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या वो व्यक्ति पहले से कभी जेल की सजा काट चुका है, क्या ये उसका फर्स्ट टाइम ऑफेंस है या इससे पहले भी वो कई मौके पे गिरफ्तार किया जा चुका है, या वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसके अलावा हम एक पहलू के ऊपर और गौर करते हैं कि जो अगर इस व्यक्ति को हमने रिलीज कर दिया, हालांकि रिलीज वर्ड यहां पे यूज करना बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं होगा, अगर हमने उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायपालिका का मजाक उड़ाकर भाग जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ ये बिल्कुल लगेगा ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, इंक्वायरी नहीं हो पाएगी, ट्रायल नहीं हो पाएगा। और आमतौर पे हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं
कि कहीं ना कहीं क्या सिर्फ उस व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजर्ड करने के लिए ही तो कहीं उसके खिलाफ एफआईआर फाइल नहीं की है कि चलो एफआईआर फाइल कर देते हैं, इसको भी जरा जेल भेजते हैं, देखते हैं कि बाबू साहब के रुतबे में क्या कमी आती है। तो कोर्ट इन सारे पहलुओं के ऊपर गौर करती है। जब कोर्ट के सामने ये सारे पहलू रखे जाते हैं तो कोर्ट के पास दो ही विकल्प होता है। विकल्प नंबर एक, या तो कोर्ट उसकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, यानी कि खारिज कर देगी। अगर खारिज कर देती है तो इट इज ओपन फॉर द पुलिस अथॉरिटीज कि वो किसी भी वक्त कहीं से भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उसके लिए एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर देती है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब यह होता है कि अमूमन दो ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है इंटरिम ऑर्डर, एक होता है फाइनल ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर में कोर्ट ये कहती है कि नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेंट, ठीक है, तब तक जब तक कि हम पीपी को नहीं सुन लेते, और उसके लिए एक नोटिस इशू किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और नोटिस के लिए मिनिमम उनको 7 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो केस को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सके। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूजुअली जो इंटरिम ऑर्डर होता है वो एक तरीके से फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। वो एप्लीकेंट को ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस सिद्धांत पे काम करते हैं जहां पर बात होती है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दैट मीन्स बोथ पार्टी शुड बी हियर्ड एंड नो वन शुड बी कंडेम्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ द हियरिंग। यानी कि दोनों पक्ष को सुना जाएगा, किसी भी एक पक्ष को सुनकर हम फैसला नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि आप हमारे सामने सबसे पहले आए हैं तो हम आपकी बात को सुन भी रहे हैं और हम आपको एक इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। उस इंटरिम ऑर्डर के तहत पुलिस आपको आने वाले 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक जब तक कि पीपी या एसपी अपने माध्यम से अपनी बात को नहीं रखते हैं। उसके बाद जब पीपी को नोटिस दे दिया जाता है, एसपी को नोटिस दे दिया जाता है, उसके बाद एक फाइनल डेट होती है। उस फाइनल डेट पे कोर्ट दोनों पक्ष को सुनती है और उस दिन यह फाइनली डिसाइड होता है कि क्या वाकई में इस व्यक्ति को धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल फाइनली ग्रांट होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए। अब सवाल यहां पर यह आता है कि अगर ग्रांट हो गई तो कोर्ट देखती कि क्या टिल द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट तक करना है 173 में, या टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल तक करना है, तो कोर्ट वो कंडीशन अपने हिसाब से फिक्स कर सकती है। अब सवाल यहां पर यह निकल कर आता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई के लिए एप्लीकेंट का कोर्ट में प्रेजेंस होना जरूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ना। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को यह कन्विंस कर देता है कि हुजूर बिना इस व्यक्ति की उपस्थिति के आमतौर पे इस एप्लीकेशन को सुना जाना न्यायोचित बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, तो कोर्ट वहां पे चाहे तो उस व्यक्ति की प्रेजेंस को इंश्योर करवा सकती है। अदरवाइज ऐसा कोई प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि जब कभी भी कोर्ट ने अगर देखिए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तब तो सवाल सुनने और कहने का बात वहीं पे खत्म, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो जाहिर सी बात है वो उस व्यक्ति के ऊपर कंडीशंस को इंपोज कर सकते हैं कि आपको अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा कोर्ट के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए। आप बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाएंगे। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को डराएंगे धमकाएंगे नहीं जिसको कि इस फैक्ट से संबंधित जानकारी है, ना ही आप उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं जिसके ऊपर कोर्ट का ध्यान रहता है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर किसी कोर्ट को वारंट इशू करना है तो फर्स्ट राउंड पे वो बेलेबल वारंट ही इशू करेंगे। इसके अलावा आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे धारा 376 हो गया, 376 ए बी, डी ए, डी बी, और कुछ ऐसे स्पेशल लॉज हैं जहां पर चाह कर भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की ही नहीं जा सकती है। तो आमतौर पे मेरा आपके साथ उद्देश्य ये था कि आमतौर पे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, जैसे कि मैं खुद प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हर कोर्ट का व्यू अलग अलग होता है। कोर्ट आपको डायरेक्टली मना नहीं करती कि नहीं आप हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेटिस्फाइड अस, आपको हमें संतुष्ट करना है कि आप ये बताइए कि आपका केस एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के दायरे में फॉल हो रहा है, उसके बाद ही हम उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम आपको लिबर्टी देते हैं अपनी पिटीशन को विड्रॉ करने की। आप कोर्ट ऑफ सेशन जाइए
अमूमन वहां से आपको बेल ग्रांट हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर हम तो यहां पर बैठे हुए ही हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ अमित अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे साफ तौर पे बताया गया है कि अगर एप्लीकेंट यानी कि अभियुक्त का केस एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के दायरे में आता है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो न्याय की अवहेलना नहीं करेगा, प्रॉपर कोऑपरेट करेगा, सारी चीजों का कंप्लायंस करेगा, न्याय के प्रति उसका जो भाव है बहुत ही सात्विक टाइप का रहेगा, तो आमतौर पे कोर्ट उसको अंतरिम जमानत दे सकती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति पहले कोर्ट ऑफ सेशन जाए, वहां से बेल उसकी खारिज हो, फिर कोर्ट आए। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन 438 के बेसिक्स को देखा कि आखिर ये क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका यूज और मिसयूज किस किस माध्यम से किया जा सकता है। और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।